सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। शून्यकाल में लाएंगे आप। श्री विनय बिहारी जी। माननीय मंत्री। महोदय, स्वीकारात्मक है, बिहार डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का कार्य ऑफलाइन माध्यम से सुचारू ढंग से किया जा रहा है। दिनांक 10/2/26 तक निबंधन एवं नवीनीकरण हेतु कोई भी आवेदन बिहार डेंटल काउंसिल पटना में लंबित नहीं है। बिहार डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार दंत चिकित्सक हैं, जिनका मूल पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजगीर नालंदा में है। बिहार डेंटल काउंसिल में निबंधन एवं नवीनीकरण संबंधी कार्यों की त्वरित निर्वहन हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं मंगलवार को बिहार डेंटल काउंसिल पटना में की गई है, जहां इनके द्वारा निबंधन एवं नवीनीकरण संबंधी कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। बिहार डेंटल काउंसिल में भी अन्य राज्यों से ऑनलाइन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर निबंधन एवं नवीनीकरण कार्य को ऑनलाइन करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वीकारात्मक है। मेरा कहना है कि रजिस्ट्रार रहते हैं बाहर और सप्ताह में 2 दिन काम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मतलब मेरा कहना है कि बिहार डेंटल काउंसिलिंग पटना के में पूर्णकालिक फुल टाइम रजिस्ट्रार की पदस्थापना के बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे। और जहां एक आधार कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है, वहां इतनी बड़ी व्यवस्था को ऑफलाइन में चलाया जा रहा है, तो ऑनलाइन की व्यवस्था कब तक की जा सकती है? माननीय मंत्री। महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है। आज 13 फरवरी है। 10 फरवरी तक कोई भी निबंधन और नवीनीकरण का आवेदन बचा हुआ नहीं है। सभी कोई मामला लंबित नहीं है। मतलब 2 दिन पहले तक जितने आवेदन आए हैं सबका निष्पादन कर दिया गया है। और ऑनलाइन के संदर्भ में भी मैंने बताया कि अन्य राज्यों से हम इसकी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया ये हो जाए और उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करके हम अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। श्री अजय कुमार। रजिस्ट्रार की व्यवस्था कब होगी? सिर्फ इतना माननीय मंत्री जी अगर बताते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी। काम से मतलब है, काम पूरा हो रहा है और माननीय सदस्य की जो भावना है उसको भी मैं दिखवा लेता हूं। श्री अजय कुमार। पूछता हूं सर। माननीय मंत्री देख लेंगे, बैठ जाइए। शिक्षा विभाग ट्रांसफर है। श्री अजय कुमार। ठीक, अगली तिथि में आएगी। श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह। माननीय मंत्री, उत्तर मिला है ना? सचिंद्र बाबू, उत्तर मिल गया है तो पूरा पूछ लीजिए। उत्तर देखे नहीं है सर। आज खैर सुन लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री खड़े हुए। माननीय मंत्री। दिया जाता है जब देखते ही नहीं है लोग। महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 अस्वीकारात्मक है। मुख्य अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी योजना में व्यवहृत खनिज हेतु बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 के नियम 57(1) के अनुसार सरकारी कार्य विभाग का संवेदक अपनी स्कीम परियोजना के लिए व्यवहृत लघु खनिज का परिवहन चालान परमिट संबंधी कार्य विभाग को समर्पित करेगा। उक्त कंडिका में संवेदक शब्द का प्रयोग है, अतः नियम से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त नियमावली में की विभागीय कार्यों के लिए लागू नहीं है। उल्लेखनीय है कि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर यथा संशोधित नियम निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। खंड 3 उपर्युक्त स्थिति में स्पष्ट कर दी गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो 15 लाख रुपए की सीमा रखी गई है,
विभागीय कराने का या टेंडर कराने का। राज्य के कई जिलों में ये काम विभागीय होता है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, अन्य कई जिले हैं जहां इस काम को टेंडर से किया जाता है। अब टेंडर में 1 लाख का भी टेंडर होता है, उसमें भी उसको चालान की जरूरत पड़ती है। अगर 1 टोकरी गिट्टी उसमें लगता है तो उसको भी चालान देना पड़ता है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या इसमें आप इसको चालान से फ्री करना चाहते हैं? एक दूसरा कि ये 2015 में संशोधित हुआ कि 10 लाख की सीमा को बढ़ा के 15 लाख की जाती है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, MP लैट, इन सब योजनाओं में। और उस समय जो रेट था इन सब सामग्रियों का, उस समय के रेट में जो काम होता था, आज उस रेट में दुगुना से ज्यादा का परिवर्तन हो गया। तो क्या इस सीमा को बढ़ाना चाहते हैं? इस 15 लाख को बढ़ा के 30 लाख करना चाहते हैं, 25 लाख करना चाहते हैं और चालान में छूट देना चाहते हैं? ये खनन विभाग का मामला है, आप खनन विभाग से प्रश्न करिए, ये योजना विभाग का मामला नहीं है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जो योजना एवं विकास विभाग का मामला है कि सीमा को बढ़ा के इसको और 30 लाख किया जाए, 25 लाख किया जाए, ये तो योजना विकास विभाग का मामला है। और माननीय खनन विभाग के भी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं सदन में। आपके संरक्षण में मैं जानना चाहता हूं और ये पूरा सदन जानना चाहता है, क्योंकि सब जगह परेशानी हो रही है। एक टोकरी बालू लगता है, उसका भी चालान दीजिए। एक टोकरी गिट्टी लगता है, उसका भी चालान दीजिए और काम में बाधा हो रही है। सुन लीजिए माननीय 15 लाख मंत्री। की सीमा को बढ़ाने करते हैं आप, इसको देखवा लेंगे, समीक्षा करेंगे क्या किया जा सकता है। श्री मंजीत कुमार सिंह, श्री मंजीत कुमार सिंह बैठ जाइए, समीक्षा करने दीजिए। सरकार ने कहा है कि समीक्षा का विचार किया जाएगा। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जी, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सत्र 23-24 और 24-25 में ANM GNM पैरामेडिकल फार्मेसी कोर्स की परीक्षा पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण संपन्न कराने में विलंब हुआ है। महोदय, 37 पन्ने का कोर्ट का निर्णय मेरे पास है, उसमें कहीं भी नामांकन लेने का, परीक्षा स्थगित करने का माननीय उच्च न्यायालय का कोई महोदय आदेश नहीं है। और अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 24-25 की परीक्षा ANM GNM का हम आयोजित करेंगे। महोदय, ANM 2 वर्षों का कोर्स है, GNM 3 वर्षों का कोर्स है। और महोदय, 23-24, 24-25 और 25-26 की परीक्षाएं अब तक बिहार के अंदर नहीं हुई है। तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि तीनों सत्रों का परीक्षा लेने में क्या कठिनाई है और नियमित परीक्षा हो उसके लिए सरकार की क्या योजना है? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है महोदय, लेकिन मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट लिखा है कि 2023-24 का जो परीक्षा है वो इसी मार्च और अप्रैल में ले लिया जाएगा। उसके बाद बचा 24-25 का सत्र का, तो 23-24 का परीक्षा मार्च और अप्रैल में जब हम ले लेंगे, उसके बाद 24 और 25 का भी परीक्षा हम शीघ्र ले लेंगे और नियमित परीक्षा लिया जाए, इस हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित भी किया गया है। श्रीमती सावित्री देवी, सावित्री देवी, श्रीमती अनीता, सब पूछ लीजिए। पूछती हूँ। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, जवाब दिया हुआ है, कोई पूरक हो तो पूछ ले। जवाब मिला हुआ है, जवाब पढ़े हैं? ठीक है, जवाब मिला। महोदय, अपलोड है इस पे। जी जी, पढ़ लिया जाए। पूरा पूछना पूछ लीजिए, पढ़ लिया जाए। एक बार माननीय पढ़ दीजिए जवाब। पढ़ देते। सुन लीजिए जवाब, प्लीज सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 12,535 दिनांक 17/9/18 की कंडिका संख्या 3-2 में बिहार राज्य के अंदर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 4 में उपयुक्त प्रावधान के अनुसार सेवा संवर्ग नियमावली को संशोधित करने का भी निर्देश दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त निर्देश के आलोक में ही बिहार दंत चिकित्सक सेवा संशोधन नियमावली 2023 के नियम 6(3) एवं दंत चिकित्सक की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्रकाशित विज्ञापन संख्या 20/2025 की कंडिका 5(2)(h) में 50% क्षैतिज आरक्षण संबंधी उक्त प्रावधान को अंकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 20/2025 से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उक्त प्रावधान के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में समादेश याचिका संख्या 427/2026 गौरव वर्मा एवं अन्य दायर किया गया है, जो संप्रति विचाराधीन है। तो उसके निर्णय के आलोक में ही आगे करेंगे। श्रीमती अनीता, डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, यह मैं जानना चाहती हूँ। बताइए क्या कर रही हैं, फिर दोबारा बोल दीजिए। माननीय सदस्य, क्या बोल रही हैं? की बात बोलिए बोलिए जी, सवाल जो है वो डोमिसाइल को लेकर के है कि डोमिसाइल उस परीक्षा में लागू होना है कि नहीं होना है। और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो क्षैतिज आरक्षण के संबंध में है। बिहार के युवाओं को उसमें विशेष ये मिलेगा कि नहीं, अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रश्न ये का जवाब पढ़ सकते हैं। शुरू में ऊपर में जो मैंने 2 खंडों में जवाब दिया वो क्षैतिज आरक्षण से संबंधित था। अंत में जो जवाब को मैंने कंक्लूड किया है उसमें बहुत साफ लिखा है कि उस विज्ञापन के अगेंस्ट में कतिपय अभ्यर्थी जो जिसमें डोमिसाइल का ही विषय लेके वो कोर्ट गए हुए हैं, उसका CWJC नंबर भी मैंने आपको बताया है। तो जब उस मामले को लेके अभ्यर्थी कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? श्रीमती अनीता, कोर्ट में लंबित है, क्या चर्चा होगी? जो विषय कोर्ट में लंबित है, मतलब माननीय मंत्री ने कहा है, तो वेट कीजिए कोर्ट का फैसले का। कोर्ट का निर्णय तो अलग चीज है। अभी सरकार ने पिछले समय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो बहालियां आएंगी उसमें डोमिसाइल लागू किया है। पहले तो लागू नहीं था, लंबे समय से मांग थी। तो डेंटल की परीक्षा में सरकार डोमिसाइल लागू करना चाहती है कि नहीं चाहती है, माननीय सदस्य का सिर्फ वही सवाल है। उसमें कोर्ट में है, चल रहा है। माननीय और जवाब में एक जगह भी डोमिसाइल से आप फिर से एक बार जवाब पढ़िए। जवाब में बहुत साफ लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश का अनुपालन करने के लिए हम तैयार हैं, और सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश सभी विभागों पे लागू होता है। उसी के अगेंस्ट कुछ लड़के कोर्ट चले गए हैं, तब मैं अभी उस पर कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा। श्रीमती अनीता, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न जो है सर, उत्तर तो मिला है, लेकिन मैं इसको दोहराना चाहूँगी कि मैंने मांग की थी 24 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति कराने का विचार रखती हूँ, है ना। पूरे बिहार प्रदेश में किसानों की सिंचाई के लिए विद्युत कृषि फीडर में मात्र 8 घंटे ही बिजली आपूर्ति किए जाने के कारण किसानों को बड़े भूखंडों की सिंचाई में कई दिन लग जाते हैं, जिससे फसल की उपज अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। मंत्री महोदय बताएं। माननीय मंत्री ऊर्जा, मैं मांग करती हूँ कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो सर। 24 घंटा किसान सिंचाई नहीं करता है, सुबह और शाम ही करता है। इसीलिए जब अकाल आता है, कम वर्षा होती है, तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 18 घंटे तक किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर यही नियम है। किसान खेत नहीं पटाते, लेकिन क्या सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक किसान के लिए बिजली उपलब्ध है? के लिए और कामों के लिए सिंचाई सुबह शाम ही होता है, धूप में नहीं होता। हम लोग भी किसान के पद बेटे हैं, ऐसा थोड़ी कि हम लोग को ज्ञान नहीं है। अच्छा, आप सर बोले, आपने कहा कि सिंचाई जो है ना 24 घंटा नहीं होता, तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि सिंचाई ठीक आपके हिसाब से सर दिन में ही सिंचाई होती है, तो दिन में कृषि के लिए तो बिजली हो। आप लिख के गारंटी दीजिए कि दुरुपयोग नहीं होगा, तो हम लोग विचार करेंगे। हाथ में दुरुपयोग रोकने के लिए तो बहुत बड़े लंबे हाथ आपके हैं सर। अभी अजय बाबू रोक सकते हैं। अजय बाबू और माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा 8 घंटा नहीं 14 घंटा बिजली आपूर्ति की जा रही है उत्तर में। अब तारांकित कृषि फीडर का बारे में कह रहा हूँ, उत्तर में यही आया है। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे।
श्रीमती अनीता, ट्रांसफर है क्या? जी ये सब इसमें पहले पर्यटन में था, फिर विधि, ये पैटर्न में चला गया है इसका। सर इसका आंसर मुझे नहीं मिला है ये ट्रांसफर ऑफ समय चाहिए, अगले बार आ जाएगा जी। अगले बार आ जाएगा। अगले तो मैं प्रश्न पढ़ूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, जब आएगा ना। एक जो तारांकित है वो मैं क्लियर होना चाह रही हूँ सर। है क्या? उसका है ना उसका क्या? उत्तर मिला है ये सर मुझे। विषय जो है पैटर्न का ट्रांसफर हो गया है, अगले बार में आ जाएगा। श्री संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न में ये पूछा हूं कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के कंडूमर पंचायत में पावर ग्रिड का निर्माण हो चुका है कई महीनों पहले, लेकिन वो जो है सो अभी तक चालू नहीं हुआ है। जवाब मिला है लेकिन उसमें कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति जो है सो चालू है। तो मैं चाह रहा हूं कि मंत्री महोदय बताएं कि ये वाला जो बना हुआ है पावर ग्रिड, ये कब तक चालू होगा? माननीय मंत्री। पढ़े नहीं है क्या? जी पढ़े हैं, सामने में है। बात है भाई, महोदय में लिखा हुआ है पावर ग्रिड, तो हम समझ नहीं रहे हैं इनका प्रश्न क्या है, लेकिन सब स्टेशन की बात है। पावर सब स्टेशन होगा। हाँ, 33/11 केवीए विद्युत शक्ति उपकेंद्र कठमुंडुम्बर में पूर्व में उन्नयनित किया गया था, परंतु कोसी नदी में भीषण बाढ़ एवं कटाव के कारण 33 केवीए मुख्य लाइन पुनः क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पुनर्स्थापित करने के लिए 5000 नए टावर का निर्माण प्रस्तावित है। संबंधित क्षेत्र में 2 अन्य 11 केवीए स्रोत से विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है, उसको भी जल्दी हम लोग करवा देंगे। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया महोदय? पूरक है मेरा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज खुला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन महोदय, जो नेत्रहीन दिव्यांग हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित बिहार देखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बिहार को देखना चाहते हैं। इसलिए करके महोदय मेरा पूरक है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कर्णांकित स्थल है उस पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन ये जो कॉर्निया है, जिसे कि हमारे यहाँ दर्जनों नेत्रदानी जो हैं, बगल के जो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, उनके द्वारा लिफ्ट करवा करके और उसको पटना भेजा जाता है। और दधीची देह दान समिति पूरे बिहार में, जो हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय दिवंगत सुशील मोदी जी उसको बढ़ाने का काम किए, हमारे क्षेत्र में दर्जनों नेत्रदानी ने कॉर्निया देने का काम किया है, लेकिन उनका कॉर्निया सुरक्षित नहीं रखने के कारण काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं पूरक में पूछना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी से, जो आपने कहा है कि उपकरण और उपलब्धता दोनों प्रक्रियाधीन है, तो ये इसका टेंडर कब तक हो जाएगा? और दूसरा पूरक, इसका निबंधन एक समय सीमा बता दें कब तक हो जाएगा, ताकि कॉर्निया सुरक्षित हो सके और नेत्रदानी को जो है नेत्र का लाभ मिल सके। माननीय मंत्री। 3 माह में महोदय। श्री बाबूलाल सौर। प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट हूं, लेकिन एक पूरक है। हम उस फरकिया जहां पे ट्रॉमा सेंटर की बात किए हैं, कटिहार से लेकर बेगूसराय तक के बीच में सैकड़ों एक्सीडेंट वाले को हम अपने से हॉस्पिटल ले जाने का काम किए हैं। अगर समय अवधि बता देते तो बहुत मंत्री जी का धन्यवाद होता। और फरकिया पे भी इनकी नज़र है, पैनी नज़र है, इनके लिए माननीय मंत्री जी को साधुवाद है। समय सीमा। माननीय मंत्री महोदय, महेश खूंट में ट्रॉमा सेंटर बनाने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ले लिया गया है। हमारी जो एजेंसी है BMSICL, जिसके द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है, उसको निर्देशित भी कर दिया गया है और निविदा की प्रक्रिया आदि करके वहां निर्माण का कार्य
जितना शीघ्र हो सके उसको कराने का हम काम करेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि शीघ्र मैं विशेष नजर रखूंगा कि वहां पे ट्रॉमा सेंटर स्थापित हो। कुमार सरबीत। महोदय, उत्तर प्राप्त है महोदय। हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आप गुस्सा जाते हैं जल्दी तो बोलने में भी नहीं बनता है। हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं कि झारखंड से सटा हुआ ये पूरा इलाका है, गया से, दिल्ली से गया भाया कलकत्ता रेलवे ट्रैक बनी हुई है। लाइन के इस तरफ 19 पंचायत में 12 पंचायत लाइन के उस तरफ है और बाकी इस तरफ है। बिजली विभाग, एसी, जितने लोग हैं सर, सब परेशान हैं कि सर हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आप डिपार्टमेंट से एक जो है सब स्टेशन मांगिए। और विभाग के आग्रह पे मैंने प्रश्न लाया था कि यह समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर संभव है तो गांवों में अच्छी विद्युतीकरण के लिए अगर एक सब स्टेशन अगर बनाया जा सकता है तो बना दिया जाए महोदय, हम यही आग्रह करते हैं। बिजली आपूर्ति को लेकर है ना माननीय मंत्री, मान लिए श्रीमती गायत्री देवी। पूछती हूँ माननीय मंत्री। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सदर अस्पताल सीतामढ़ी में पदस्थापित स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं जिस मरीज का अल्ट्रासाउंड कराना आवश्यक लगता है वैसे मरीज को अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सदर अस्पताल सीतामढ़ी में रेडियोलॉजिस्ट के 5 पद स्वीकृत हैं। उपलब्धता के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट का पदस्थापन कर चरणबद्ध रूप से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में सभी मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जाएगी। महोदय, इसमें केवल माननीय सदस्य को एक जानकारी देना चाहता हूं कि दिनांक 3/10/2025 को एक रेडियोलॉजिस्ट का पदस्थापन सीतामढ़ी में किया गया, परंतु संबंधित चिकित्सक द्वारा अभी तक योगदान नहीं किया गया है। तो ये एक कठिनाई है और विभाग प्रयासरत है कि हम वहां पे रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना शीघ्र कर दें। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष बताया तो करवा देंगे। पूरक मेरा माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आपके नेतृत्व में चिकित्सा की सुविधा बड़े पैमाने पर बढ़ी है, परंतु मेरा प्रश्न है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में सिर्फ गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड होता है पर अन्य मरीजों के नहीं होता है, अर्थात अन्य मरीजों के लिए कब तक अल्ट्रासाउंड कराने की व्यवस्था का विचार माननीय मंत्री जी रखते हैं? मैंने जवाब में बताया महोदय कि जहां विशेष जरूरत होती है वहां अल्ट्रासाउंड उपलब्ध चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन और वहां रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है और इसीलिए विभाग ने 3/10/2025 को वहां एक रेडियोलॉजिस्ट का पदस्थापना किया था जिन्होंने योगदान नहीं दिया है, तो दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना वहां किया जाए, इस संदर्भ में विभाग देख रहा है। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं महोदय, जवाब प्राप्त है और जवाब में बताया गया है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र 5 कमरे में संचालित है महोदय, लेकिन वह जो कमरा है बहुत पुराना भवन है, जर्जर है और वहाँ से जो जवाब आया है उसमें उसको बेहतर बताया गया है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी एक बार उसको दिखवा ले। वह जर्जर भवन है, जर्जर भवन में चल रहा है यह स्वास्थ्य उपकेंद्र। दूसरा है अध्यक्ष महोदय, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए हमने वहाँ पर डॉक्टर के पदस्थापन के लिए आग्रह किए हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो एएनएम के सहारे चल रहा है और बहुत बड़ा इलाका स्वास्थ्य से वंचित रह जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको प्रोन्नति करके वहाँ डॉक्टर की पदस्थापन किया जाए महोदय, यही मेरा मांग है। माननीय मंत्री। महोदय, मैंने जवाब के क्रम में यहाँ तस्वीर लाया है उस अस्पताल का महोदय। ये तस्वीर स्पष्ट करता है कि उस भवन की स्थिति क्या है। मैं माननीय सदस्य को भी उस भवन का, उस अस्पताल का तस्वीर दिखा देता हूँ। और मैंने जो विभाग ने कहा है कि ये भवन काम करने योग्य है,
ये स्पष्ट तस्वीर से ही होता है। जहां तक चिकित्सक की नियुक्ति का विषय है, तो मैं माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सकों के नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। वहां पे सीएचओ और एएनएम के माध्यम से ही स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। श्री हरिनारायण सिंह। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि भूमि भी उपलब्ध है और जांच के लिए समर्थता को लिखा गया है और मैं समझता हूं कि जल्द ही जांच आ जाएगा। तो क्या अगले वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करवा देंगे माननीय मंत्री? श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो प्राप्त है, लेकिन इस उत्तर में सरकार ने ये कहा है कि वर्तमान में भुवन छपरा पंचायत के मानसी छपरा मोलनापुर स्कूल के पास तथा अन्य कुछ स्थानों पर बांस बल्ला के सहारे विद्युत आपूर्ति हो रही है। तो स्कूल के पास भी बांस बल्ला पर विद्युत की आपूर्ति हो रही है और एक बार आग लग जाने से वहाँ बड़ी परेशानी हो गई थी और उसमें भी सरकार कह रही है कि मई महीने तक इसको कराने का लक्ष्य है। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि स्कूल सेंसिटिव जगह है, काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इसको अतिशीघ्र करवा दें, कृपा करें इसको करवाने का आपके माध्यम से मैं। माननीय मंत्री बता दीजिए, खड़े हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काम चालू हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर ऊर्जा विभाग से मिला है कि स्वास्थ्य विभाग, मैंने क्वेश्चन किया था कि हमारे क्षेत्र में केसरिया में बथना, संग्रामपुर में पकड़ी सहित 6 स्वास्थ्य केंद्र और 1 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक हैंडओवर होने के बाद बिजली कनेक्शन भी नहीं दिया गया है। तो ऊर्जा विभाग से उत्तर आया है कि स्वास्थ्य विभाग ने बिजली कनेक्शन अप्लाई नहीं किया है। क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि क्या ये नियमावली में नहीं है कि जब हैंडओवर करते हैं तो बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन होना चाहिए? कहीं भी ना बिजली कनेक्शन है ना पानी कनेक्शन है। तो चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत जागरूक मंत्री हैं, करके स्वास्थ्य मंत्री जी को दे दीजिए आप जी। महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस विषय को ध्यान में आकृष्ट करता हूं अपने, और इस संदर्भ में आज ही विभाग में मैं उसको दिखवा लूंगा और निश्चित रूप से अस्पताल में विद्युत कनेक्शन का प्रावधान है ही। किसी कारण से क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करा के वहां तुरंत विद्युत कनेक्शन करवाता हूँ। श्रीमती बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती देवंती यादव। उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है महोदय। पूरा पूछ लीजिए। वहाँ बिजली विद्युत पदाधिकारियों की बैठने की जगह नहीं है। हमने पूछा है कि कब तक आप व्यवस्था करवा देंगे। माननीय मंत्री ऊर्जा कब तक करवा लीजिए, बता दीजिए। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे। ठीक। श्री राजेश कुमार बबलू गुप्ता। उत्तर प्राप्त हुआ है महोदय। इसमें दिया गया है कि भवन का BMSICL से निविदा प्रक्रियाधीन है, जबकि मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि निविदा पिपरपाती के लिए, पिपरपाती उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई ऐसा निविदा हुआ है। या तो निविदा के प्रोसेस में ये है, ये मैं जानना चाहूंगा कि निविदा के प्रोसेस में है या इसका निविदा हो चुका हुआ है। दूसरा एक पूरक साथ साथ पूछ लेता हूं कि इसमें दिया गया है कि यहाँ एक चिकित्सक है और एक क्या लिखा, ANM भी उपस्थित की पदस्थापना है महोदय। यहाँ कोई ANM और कोई चिकित्सक समय पर नहीं जाता है। हम चाहेंगे कि MBBS डॉक्टर की पदस्थापना यहाँ की जाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य। महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि BMSICL के स्तर पर निविदा प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय सदस्य को
स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन BMSICL के द्वारा इसकी निविदा प्रकाशित कर दी गई है। उस भवन की भी तस्वीर हमने मंगाई है। निश्चित रूप से यहाँ पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और उस पुनर्निर्माण की आवश्यकता के आलोक में ही प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के द्वारा दी गई और उस प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में BMSICL के द्वारा निविदा प्रकाशित कर दिया गया है। निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा जब पूर्ण हो जाएगी तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र सहरसा नगर निगम के घरों के ऊपर से गुजरते हुए नंगे तारों के संबंध में था। उत्तर प्राप्त हुआ है विभाग से, इसमें लिखा गया है कि कुछ एक घरों पे है। अभी हाल ही में वहाँ एक घटना घटी थी, मुझे बुलाया गया था और मैंने गया था 26 और 33 वार्ड नंबर पे। 80% की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ एक घर की बात नहीं कर रहा। वहाँ पे सारे घरों पे ऐसे छूने से नंगे तार जा रहे हैं, उसमें रबर पाइप लगा दिया गया है। हुजूर, इसमें जो जवाब आया है, कहा गया कि तकनीकी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पे इसे करना संभव नहीं। 11,000 किलो वोल्ट एम्पियर का तार है और ये तकनीकी और फिजिबिलिटी क्या होता है? ये घर है, ये रास्ता है, तो घरों के ऊपर से हटा के रास्ते से हम गुजार सकते हैं, दैट इज टेक्निकल। अब फिजिबिलिटी मतलब होता है कि पैसा नहीं है। अरे भाई, हम विकास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचाई है, लेकिन विकास और विनाश साथ साथ नहीं चल सकते। हम विकास इसलिए करते हैं, विनाश को कम कर सकते हैं। मेरा ये है कि क्या ये तकनीकी रिपोर्ट अवेलेबल है? ये कैसे संभव नहीं है? मैं चाहता हूं कि अगर ये तकनीकी रिपोर्ट अवेलेबल है तो क्या माननीय मंत्री जी एक टीम बना के, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ सहरसा ओनली, ये हर जगह पूरे बिहार की समस्या। एक तकनीकी टीम बना के सर मैं आग्रह करूंगा कि दोबारा इनको दिखाएं और उसको टीम में हमको भी शामिल करें। ये अगर आप नहीं हटाएंगे सर मैक्सिमम घरों पे, मैं चाहता हूं तकनीकी टीम बने और दोबारा देखा जाए, इसको हटाया जाए। हुजूर, ये संभव है। माननीय मंत्री कब तक तो हुजूर आप कमेटी बनाए, कब तक बनाएंगे और कब तक हटेगा, ये मेरा पूरा सवाल है महोदय। हर जगह है, बता दीजिए माननीय मंत्री। बता दीजिए कब तक हो जाएगा। मैं खुद देख लूंगा। श्री ऋतुराज कुमार। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है, मगर मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हुलासगंज के अगल बगल के क्षेत्र से भी इसको फायदा होगा अगर इसको एक बार आयुष अस्पताल के लिए वहाँ पे फिर से विचार कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो अस्पताल अभी है और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, आयुष अस्पताल का मानक भी है कि 5,000 की जहाँ पे जनसंख्या वहाँ पे बन रहा है, कई जगह पे ये हो भी रहा है। तो एक बार अगर आप विचार कर लो उस पर, मेरा ये निवेदन रहेगा मंत्री जी से। महोदय, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अभी सभी जिलों में 50 बेड के अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। एक पटना में बन गया है, 7 जिले में और बन रहा है, शेष जिले में बनने की प्रक्रिया अभी विभाग के अंदर है। ये माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया वो प्रखंड के अंदर है, तो एक बार आयुष अस्पतालों को पहले जिला स्तर पे हम सुदृढ़ कर लें, वहां मानव बल नियुक्त कर दें, उसके बाद ही हम प्रखंड की ओर जा सकते हैं। इसलिए माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा इंतजार करें। श्री केदार प्रसाद गुप्ता। उत्तर प्राप्त है। पूरे बिहार खासकर मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत काम हुए हैं। सबसे बड़ा काम कैंसर अस्पताल खुला है, जिससे उत्तर बिहार ही नहीं बिहार तक के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आयुष का एक बड़ा यूनिट खोलने से चमकी वाला बीमारी भी बहुत हद तक खत्म हुआ है। बहुत सारा काम हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। परंतु कुरहनी CSC से मुजफ्फरपुर 30 किलोमीटर है। कुरनी प्रखंड बिहार का 39 पंचायत का सबसे बड़ा प्रखंड है, जिसकी आबादी लगभग 5 लाख से ज़्यादा है, जो एक CSC से पूरा उपचार संभव नहीं है। CSC में ब्लड यूनिट, सिजेरियन ऑपरेशन और भी ज़रूरत की कई यूनिट नहीं रहने के कारण वहाँ नागरिकों को बहुत सारा इलाज कराने में दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से
माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कुर्नी सीएससी को रेफरल अस्पताल बना देंगे तो वहां के नागरिकों को काफी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और 30 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। और मनियारी को अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बना देंगे, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को सीएससी बना देंगे तो पूर्वी इलाका के 14-15 पंचायत के लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। मैं इसके लिए मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बड़ी कृपा होगी, कुरनी पर इनका बड़ी कृपा भी रहती है मुजफ्फरपुर में। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जो प्रावधान है उसके तहत सभी प्रखंडों में एक 30 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हुआ और उसका नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है। आज से 10 वर्ष पूर्व जब अस्पताल 30 बेड के बनते थे तो उसका नाम रेफरल अस्पताल होता था और रेफरल अस्पताल हो या सीएचसी हो, दोनों में प्रावधान बिल्कुल एक जैसा है। 30 सैया होगा, मानव बल समान होगा और प्रखंड स्तर पे या तो सीएचसी होगा या रेफरल अस्पताल होगा, दोनों का प्रावधान नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं, उनकी चिंताबाजी है, चूंकि उनका जो प्रखंड है वह बिहार के सबसे बड़े प्रखंडों में से एक है, 39 पंचायत का प्रखंड है, इसलिए उनकी चिंता जायज है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो प्रावधान है उस प्रावधान के आलोक में एक प्रखंड में हम सीएचसी भी और रेफरल अस्पताल भी दोनों सुविधा नहीं दे सकते हैं। अन्य अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है, मैं वहां आयुष्मान भारत के योजना के तहत कैसे उस संस्थान का और उन्नयन कर सकता हूं उसको मैं करवा देता हूं। श्री राधाचरण शाह। अध्यक्ष महोदय, सीएससी में ब्लड यूनिट और सिजेरियन नहीं हो रहा, कम से कम उसका तो उपलब्ध करा दें। जरूर सरकार दिखवा और मनियारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को सीएससी में उसको माननीय मंत्री दिखवा लेंगे। श्री राधाचरण शाह। उत्तर प्राप्त है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदी की चारदीवारी का निर्माण तथा चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन कब तक कर दिया जाएगा महोदय? माननीय मंत्री महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से चारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना है, जो हो रहा है। इस क्रम में निधि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया अनुसार प्रश्नगत स्वास्थ्य केंद्र के चारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। माननीय सदस्य के अनुरोध में पर मैं इसे प्राथमिकता में करा दूंगा। श्री अख्तरुल रहमान। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है सर। सरकार चूंकि इंसाफ के साथ तरक्की और कानून का राज चला रही है, अनुमंडल स्तर पर अनुसरवन समिति का गठन होना सरकार का फैसला है। पिछले 5 वर्षों में सर सरकार ने अनुमंडल स्तर पर अनुसरवन समिति का गठन नहीं किया। हम लोगों के कहने पर 22 में एक मरतबा मीटिंग बुलाई एसडीओ ने, उसके बाद आज तक नहीं बुलाई। अनुसरवन समिति का गठन इसलिए हुआ था कि सरकारी कर्मियों के साथ मैंने वो जो इंजीनियरिंग सेल है और डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, अनुमंडल स्तर पर विधायक करके उसकी समीक्षा करें, लेकिन सरकार ने नहीं किया। मेरा साफ मांगना है कि सरकार काम कराना चाहती है, विधायक उसको सहयोग कराना चाहते हैं, तो आप सहयोग लें। और अब की बार खंड 2 में मंत्री महोदय ने कहा कि नई सरकार के गठन होने के बाद नहीं बना है, तो पिछली सरकार में भी नहीं बनाया था। इस सरकार में अगर बनाना चाहते तो बना दीजिए, वर्ड नहीं तो एक नोटिफिकेशन के जरिए से अनुमंडल अनुसरवन समिति का खात्मा कर दीजिए, ताकि नींद भी नहीं तो सपना भी नहीं। माननीय मंत्री से कहूंगा कि मैं आदर करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सर हमको सिखाया गया कि छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो। हम लोग तो सबसे आदर करते हैं, प्रेम के साथ जवाब देंगे। माननीय मंत्री महोदय, पिछले 5 साल में इन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? सर मैंने किया है सर, मैंने किया है सर। अब सुनिए, इतना तेज एमएलए, हम इनको व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं, इतने तेज एमएलए का जब ये इफिशिएंसी है, इसको इस क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। चलिए अब आगे मैं चैलेंज कर रहा हूं सर, सरकार बनने बिहार विधानसभा सत्र प्लीज सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का। नई विधानसभा नई सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया को किया जाएगा, गठन होगा तो रेगुलर उसकी बैठक होगी। प्रयास करेंगे हम। माननीय एक बात सर, मेरे पास सर 14 जुलाई 2023 का मेरा प्रश्न है सर। छोड़िए ना। और नहीं, आपने कहा जो क्यों नहीं किया था, तो मैं आपके आदेश का पालन किया हूं सर। मैं आपको याद नहीं है सर। माननीय मंत्री ने कहा है कि जल्दी गठित कर दी जाए कमेटी।
बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने कहा है अनुसंधान समिति गठन जल्द कर लेंगे। अब मंत्री जी काफी एक्टिव है सर, फिजिकली कुछ भी हो लेकिन मेंटली। पूरे राज्य पैमाने पर मेरे यहाँ भी और भी कई माननीय सदस्य पूछ लिया जाए किस किस अनुमंडल में अनुसंधान समिति की बैठक हो रही है, पूछ लिया जाए हाथ उठवा के, पूछ लिया जाए महोदय। प्लीज शांति 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 लिया जाए। माननीय मंत्री ने कहा है शांति, बिना अनुमति के मत बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए। प्रमोद बाबू, प्रमोद जी बैठिए, ईमान से बैठिए। माननीय मंत्री ने कहा है अष्टादश विधानसभा, ईमान जी अरे आपस से बात मत करें। ईमान जी माननीय सदस्य आप चर्चा मत, फिर आपस में बात कीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है जल्द अष्टादश विधानसभा गठित जो हुआ है अनुसंधान समिति गठित कर ली जाएगी, उसकी बैठक अब नियमित होगी। श्री केदारनाथ सिंह पूछता हूं, हो जाएगा, बात सही है। अब बैठ, श्री केदारनाथ सिंह पूछता हूं। महोदय जवाब दिया हुआ है, पूछ लीजिए। पूरा कोई हो तो अच्छा, तो मैं पढ़ देता हूं। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेफरल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इसी आलोक में यह व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख एवं रेफरल अस्पताल बनियापुर में भी नहीं है। आईपीएचएस मानकों में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू का होना आवश्यक नहीं है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों जिन्हें आईसीयू की आवश्यकता होती है उन्हें सदर अस्पताल सारण, छपरा अथवा आवश्यकता अनुसार पटना स्थित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रेफर कर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित किए जाने की योजना है। विभागीय राज्यादेश संख्या 550 दिनांक 11/4/25 द्वारा मानक के अनुरूप पद सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 3 जो सरकार का ये कार्यकाल है उसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सभी चिकित्सकीय संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सक, मानव संसाधन, उपकरण आदि की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना है। आगे आने वाले वर्षों में इस प्रकार की सुविधाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिया जाए, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभाग ने विचार करके काम प्रारंभ किया है। पंकज कुमार मिश्र बहुत स्पष्ट बताया, उन्होंने बताया तो है सरकार प्रयासरत है जाकर के। इसकी समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये प्रावधान सभी 534 प्रखंडों के लिए होना है। श्री कृष्णनंदन पासवान सर अभी हमारा बचा ही हुआ है। श्री पंकज कुमार मिश्र जी, उत्तर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, मगर हमारा कहना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि 22 घंटा बिजली रहता है और जर्जर तार की स्थिति के बारे में लिखा हुआ है। जर्जर तार के लिए हमने 24 में भी लिखा, 25 में भी लिखा और अभी भी मैं लिख रहा हूं। और जर्जर तार के कारण मेरे यहाँ कल भी एक दुर्घटना हुआ है सर। कल भी एक आदमी
उस तार के कारण मर गया है और वहां की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे क्षेत्र में जर्जर तार से पूरा मेरा क्षेत्र जो है सो जर्जर स्थिति में है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि तार जो हमारा जर्जर स्थिति में है उसको बदलवाने की कृपा की जाए। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है सुन लीजिए। क्या यह बात सही है सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड के अंतर्गत बेलसन फीडर का कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में जो है जर्जर तार है? अब तो भाई दोनों में क्या कहा जाए? और उत्तर है मई 26 तक इसको करवा दिया जाएगा। श्री कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में न्यायालय का जिक्र किए हैं, तो न्यायालय का मामला तो सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूरक के प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह शुद्ध रूप से बेरोजगारों की बात है, बेरोजगारी की। इसमें सांख्यिकी स्वयं सेवक से सरकार काम भी ली है, आपका कई एक प्रकार के काम ली है पिछले दिनों। तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको बेरोजगारी को देखते हुए सरकार भी 1 करोड़ नौकरी देने के लिए कटिबद्ध है। उसी दिशा में बेरोजगारी को देखते हुए क्या मंत्री जी ऐसे बेरोजगार युवक को न्याय देने का काम करेंगे? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस पर समुचित विचार करने की जरूरत है। अगर होगी तो हम इसको देखेंगे, लेकिन उत्तर समुचित दे दिया गया। धन्यवाद सर। जवाब में सरकार कह रही है कि जब हम बहाली लिए थे तभी हमने कह दिया था कि आपको कभी भी बिना कारण बताए आपको हटा दिया जा सकता है। 2012-13 में महोदय ये बहाली हुई थी। बाकायदे विभाग ने विज्ञापन जारी करके नौजवानों से फॉर्म भरवाया, उसका परीक्षा लिया, प्रशिक्षण दिया, पैनल तैयार हुआ और 1-2 साल काम लेने के बाद उसी काम के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री को अवार्ड भी मिला बिहार को गन्ना के संबंधित कार्य के लिए। और 14 के बाद से महोदय उसको उनसे काम नहीं लिया गया। 16 में अचानक से कह दिया गया कि हम पैनल रद्द कर रहे हैं। तो सवाल मंत्री महोदय से ये है कि जिस कार्य के लिए, जिस गन्ना और सांख्यिकी कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया था, क्या सरकार का वो काम खत्म हो गया? क्या गन्ना और सांख्यिकी से संबंधित कार्य अब नहीं होते हैं बिहार के अंदर? ये हमको जानना था। अगर होते हैं तो उसी काम को महोदय कार्यपालक सहायक से और शिक्षकों से करवाने का क्या मतलब है, जबकि उसी काम के लिए स्वयंसेवक की नियुक्ति सरकार ने की थी? तो उनको सरकार बहाल कैसे करेगी, ये हम लोग जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। और सरकार नीतिगत निर्णय लेती है, इसलिए। श्रीमती विनीता मेहता। उत्तर प्राप्त है महोदय। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी का। मैं आग्रह भी करती हूँ मंत्री जी से कि इस प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जिससे रोगियों को जान का खतरा बना रहता है। यह इलाका काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी अधिक है। चरम पर गरीबी होने के कारण लोग पूरी तरह सरकारी अस्पतालों पर ही आश्रित है। अतः माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि राशि विमुक्त करने का कष्ट करें ताकि जल्द से जल्द कवोकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन सके। माननीय मंत्री स्वास्थ्य। नहीं महोदय, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है, राशि भी उसके लिए उपलब्ध है, टेंडर भी हो गया है। अब जिसको वर्क अवार्ड हुआ है उससे इकरारनामा की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। मैंने जवाब में लिखा है महोदय, और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसको मैं स्वयं भी दिखवा। श्री विजय सिंह। श्री विजय सिंह। श्री नागेंद्र चंद्रवंशी। उत्तर मिला है? उत्तर अप्राप्त है महोदय। अप्राप्त है? पढ़ देता हूँ। उत्तर मिला है? जी नहीं, उत्तर ठीक। माननीय मंत्री। मिला कैसे नहीं है महोदय? नागेंद्र चंद्रवंशी जी का ना, नागेंद्र चंद्रवंशी जी का ना। जी जी। वस्तु स्थिति है कि 2 से 11 नोखा विधानसभा के प्रखंड नोखा
नासरीगंज के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति 33/11 kVA विद्युत शक्ति उपकेंद्र नोखा, जबरा, अगरेरा, विक्रमगंज, नासरीगंज, राजपुर, कछवा से सुचारू रूप से की जा रही है। विद्युत शक्ति उपकेंद्र नोखा, जबरा, विक्रमगंज, नासरीगंज, कछवा को 33 kVA विद्युत आपूर्ति 132/33 kVA ग्रिड विक्रमगंज विद्युत शक्ति उपकेंद्र अगरेरा को सासाराम ग्रिड तथा विद्युत शक्ति उपकेंद्र राजपुर को मथुरापुर ग्रिड से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उक्त 33 kVA लाइनों का नियंत्रण, अंतराल का अनुरक्षण एवं रखरखाव किया जाता है एवं ब्रेक डाउन होने पर त्वरित दोष का निराकरण कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है। वर्तमान समय में उस क्षेत्र में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु रेखा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रिड शक्ति उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। श्री अरुण सिंह। नहीं, ये 132/33 kVA का, चूँकि वहाँ 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी हो जाती है जो वहाँ सप्लाई आता है, तो बराबर फॉल्ट लगा रहता है। इसके वजह से लोग माननीय मंत्री जी ने कहा प्रक्रियाधीन है, काम होगा। तो सर उसी से संबंधित एक पूरा पूछ लेता हूँ महोदय। सभी जगहों पर एक समस्या आ रही है हमारे क्षेत्रों में, जहाँ 10 साल पहले 15 साल पहले आबादी के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाया गया है, लेकिन आज आबादी दोगुनी तिगुनी हो गई है। जहाँ 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ लोड ज़्यादा हो गया, कंज्यूमर ज़्यादा हो गए हैं और उसके चलते बराबर ट्रांसफार्मर जला रहता है, लोग परेशान रहते हैं। तो हर जगह एक सर्वे करा करके क्षमता के हिसाब से ट्रांसफार्मर वहाँ लगाया जाए ताकि लोग समुचित बिजली का आपूर्ति समीक्षा करवा दीजिए, समीक्षा करा करके इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरुण सिंह। उत्तर तो आया है और सरकार ने जवाब भी दिया है, और प्रश्न था कि पोल हटाने के संबंध में सरकार ने कही है कि मार्च तक हटा देंगे, तो हम चाहेंगे कि मार्च तक हो जाए। इससे बढ़िया क्या बात होगी। श्री कलाधर प्रसाद मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं, लेकिन एक चीज मैं ज्ञात कराना चाहता हूं कि जहां पर यह स्वास्थ्य केंद्र है वह सर्वोदय आश्रम के भवन में चलता है और उसके बगल में ही बिहार सरकार की भूमि पर्याप्त है, उसमें जल्द से कार्रवाई करके बनवाने की कृपा कीजिए। माननीय मंत्री महोदय, जिला पदाधिकारी को लिखा गया है, उनका प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्री विनय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और यह बात स्वीकार किया है कि 500 पोलों का तार की चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है। चोरी की इन घटनाओं को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो हुजूर, यही मेरा सवाल था कि 500 पोल की चोरी हो गई, दिघवाड़ा प्रखंड के सभी पंचायत उससे प्रभावित है, 10 पंचायत का प्रखंड है हुजूर, और सभी पंचायत प्रभावित हो गया है, किसान को सिंचाई में परेशानी हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक, इन्होंने कहा है कि जवाब में कि विद्युत संरचना की पुनर्स्थापना के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त कार्य करवाने स्वीकृति कार्य योजना प्रक्रियाधीन। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विभाग ने कब FIR किया, और एक बात। दूसरी बात कि कब तक, क्या इस वित्तीय वर्ष या अगले 26-27 वित्तीय वर्ष में यह काम को प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करेंगे? निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में इसको करा दिया जाएगा। श्री नंद किशोर राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत रामनगर प्रखंड के गोवर्धना वन क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर धाम पर्यटन स्थल है? क्या यह बात सही है? आप पूरा पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए क्वेश्चन।
प्रश्न तो आया हुआ आपका है, उत्तर मिला ना आपको? जी ना, उत्तर नहीं मिला है। ठीक है, माननीय मंत्री बैठ जाइए आप। माननीय मंत्री पर्यटन। चूंकि ये प्रश्न पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित था, इसलिए उसको संबंधित विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक, अगले बार आ जाएगा। श्री मुरारी मोहन झा। प्रश्न मिल गया है, जवाब मिल गया है? जी, जवाब मिल गया है महोदय। पूरा पूछ लीजिए। मगर पूरक है कि माने कब तक वहाँ उपलब्ध हो जाएगा चिकित्सा की, क्योंकि बहुत हम लोग को परेशानी है महोदय। इतना लोग का सुनना पड़ता है, ना गैनिक की है, ना सर्जन है, कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है ऊपर। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, चिट्ठी भी पत्र भी हम मंत्री महोदय को पहले दिए हुए हैं। जवाब सुन लीजिए। जी महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और उसी नियुक्ति के तहत दिनांक 6 फरवरी को, आज से 7 दिन पहले, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके आलोक में केवटी प्रखंड में एक जनरल सर्जन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना की गई है। तो 7 दिन पहले वहां पदस्थापित कर दिया गया है, जिसकी चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर की है। इसके अलावे केवटी में एक शिशु रोग विशेषज्ञ पहले से हैं, ये सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बोल रहा हूं महोदय। एक मूर्छक हैं, 3 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, एक दंत चिकित्सक हैं, एक आयुष चिकित्सक हैं, 4 स्टाफ नर्स हैं और 4 लैब टेक्नीशियन पूर्व से हैं। तो ये इतना मानव बल है। और जो 3 विशेष विभाग की उन्होंने बात की थी, जनरल सर्जरी, गायनी और एक जीएमओ की, वो वहां पर उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। दूसरा, सिंहवाड़ा के संदर्भ में भी माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है। तो सिंहवाड़ा में भी ये नई नियुक्ति के तहत एक जनरल सर्जन की नियुक्ति सिंहवाड़ा में भी कर दी गई। श्री संजय कुमार। श्री संजय कुमार। श्रीमती अनीता। धन्यवाद सर। बिहार प्रदेश के सभी प्रखंडों में पारा मेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेज नहीं है सर, जिसके कारण छात्र छात्राओं को मेडिकल, प्रयोगशाला, एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स की पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी होती है। एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग की जवाब मिला है ना आपको? जवाब मिला है सर, लेकिन संतुष्ट नहीं है। मैं महोदय, क्या सरकार पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर पारा मेडिकल या फार्मेसी या नर्सिंग कॉलेजों में कोई एक संस्थान खुलवाना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, खास करके गरीब छात्र छात्राओं को इस महंगाई में गांव से जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर जाकर पढ़ाई करने में इस महंगाई के दौर में संभव नहीं हो पाता। प्रखंड स्तर पर कॉलेज की स्थापना होने से सिर्फ गरीब छात्र छात्राएं ही नहीं। आ गया है, जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य जी। महोदय, मैंने अपने जवाब में बहुत विस्तार से संस्थानों की बैठ जाइए माननीय सदस्य महोदय। बैठ जाइए। एएनएम के कुल राज्य के अंदर 308 संस्थानें एएनएम की हैं। जीएनएम का कुल 170 संस्थान है। बीएससी नर्सिंग का कुल 108 संस्थान है। एमएससी नर्सिंग के कुल 23 संस्थान हैं। पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कुल 44 संस्थान हैं महोदय, और फार्मेसी के कुल 91 संस्थान हैं। पारा मेडिकल के कुल 128 संस्थान हैं। तो इतने संस्थान हैं महोदय, और राज्य में नर्सिंग, फार्मेसी एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं, जिस पर नामांकन लेकर छात्र छात्राओं द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक अनुमंडल स्तर पे महोदय एक एएनएम संस्थान, प्रत्येक जिला स्तर पे एक जीएनएम नर्सिंग संस्थान तथा एक पारा मेडिकल संस्थान या फार्मेसी संस्थान एवं प्रत्येक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बीएससी नर्सिंग संस्थान के स्थापना का निर्णय भी लिया गया और उसे बनवाया भी गया। वर्तमान में प्रखंड स्तर पर, सरकारी स्तर पर इन संस्थानों के स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है महोदय। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।
जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों पूरे सदन पटल पर रख दिए जाएं। प्रभारी मंत्री सामान्य प्रसाधन विभाग। मैं बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील संशोधन नियमावली 2025, बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024, बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 एवं बिहार प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025 की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 18-19 एवं 19-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। दूसरा है बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 25 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय मंत्री महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 23(2) एवं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली 2010 के नियम 21(3) के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 फरवरी 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। श्री कुमार सरबीत साबिस है, श्री अरुण सिंह साबिस है, श्री अमृत कुमार साबिस है, संदीप सौरभ साबिस है, श्रीमती गायत्री देवी साबिस है एवं श्री अजय कुमार साबिस है। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 सदन वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों के मांगों पर वाद विवाद मतदान निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172/3 एवं नियम 47/2 के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। पढ़ लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है महोदय। बिहार राज्य में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करने हेतु वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, जिसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% किया गया था। स्वर्णों के 10% EWS आरक्षण को जोड़कर कुल सीमा 75% पहुंचा दी गई थी, किंतु केंद्र सरकार के द्वारा इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने में विलंब और उदासीनता के कारण राज्य के पिछड़े एवं वंचित वर्गों को इसके पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है महोदय। तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण पिछले 35 वर्षों से 9वीं अनुसूची के संरक्षण के कारण सुरक्षित और प्रभावी है, जिससे स्पष्ट है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बिहार की वर्तमान सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि आरक्षण की सीमा को अब 65% से बढ़ाकर 85% किया जाए। अतः दिनांक 13/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर सरकार अविलंब 85% आरक्षण का नया विधेयक सदन में लाए और इसे दोनों सदनों से पारित कराकर भारत सरकार के माध्यम से संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु जैसी अति लोक महत्व विषय पर विमर्श हो। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत अनुमंडल अस्पताल कहलगांव में आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पाने से गंभीर परेशानी होती है। दुर्घटना, प्रसव एवं अन्य आपात मामलों में जान का जोखिम बढ़ जाता है। अतः यहाँ पर
ब्लड बैंक की स्थापना करने हेतु मैं सरकार से मांग श्री करता हूं। विष्णुदेव पासवान। अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत दरौली विधानसभा के दरौली प्रखंड पंचायत दोन बाजार में सड़क के दोनों किनारों पर नाला नहीं होने से सालों भर जल जमाव बना रहता है। निकासी के अभाव में जनता, दुकानदारों और राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त दोन बाजार में नाला निर्माण कराने हेतु सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री रोमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के प्रेरणा स्रोत पर्वतपुर दशरथ मांझी जी, जिनकी अथक मेहनत और संकल्प ने पहाड़ काट के रास्ता बनाया एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के बिहार कल्याण में अद्वितीय योगदान को देखते हुए बिहार सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र को प्रस्ताव भेजकर दोनों महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बलरामपुर विधानसभा अंतर्गत बारसोई प्रखंड में स्थित पीएचसी अस्पताल की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। वर्तमान में यह अस्पताल एक छोटे से कार्यालय में संचालित हो रहा है, जहां समुचित चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा अपेक्षित सेवाएं नहीं दिए जाने के कारण मरीजों को समय पर एवं उचित उपचार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्र की आम जनता को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से भूमि चिन्हित कर सीएचसी भवन बनाने की मांग करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नवादा जिला अंतर्गत विक्रमपुर, छनौन, कोसी रुखी, बुधौली, कबला, पांडे गंगोट, तावाडी और केवाली पंचायत प्रखंड मुख्यालय 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे किसान छात्र को दिन भर प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए समय बर्बाद हो जाता है। अगर रूपों को प्रखंड बना दिया जाए तो यह सब पंचायत की दूरी मात्र 3 किलोमीटर हो जाएगी। अतः सरकार से मांग करती हूँ कि रूपों को प्रखंड बनाया जाए। श्री उदय कुमार सिंह। महोदय, सिरघाटी विधानसभा अंतर्गत डोभी प्रखंड के पंचायत अमारुत में उप स्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से किराए के मकान में संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से जनहित में पंचायत अमारुत में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण करवाने की मांग करता हूँ। श्री कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 मोठ लोहियार में करीब 500 छात्र छात्राओं की संख्या है। विद्यालय के पास कक्षा भवन नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को खुले स्थान अथवा अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करनी पड़ती है। अतः विद्यालय में भवन एवं 4 दीवारी निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूँ। श्री प्रमोद कुमार सिंह। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर प्रखंड के आजन एवं देवजरा में थानों का उद्घाटन होने के बाद भी वहां पर थाना अध्यक्ष और पुलिस बल की नियुक्ति नहीं होने से थाना अस्तित्व में नहीं है। महोदय, ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आजन एवं देवजरा में थाना को अविलंब चालू कराया जाए। श्री ललन राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के नबीनगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पांडु के सामने रजवाड़ा के समीप होलिया नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। सरकार से पुल बनाने का मांग करता हूं। श्री विमल राजवंशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रजौली विधानसभा के अंतर्गत सिरदला मोड़ से खनमा तक मुख्य मार्ग को शीघ्र चौड़ीकरण कराया जाए। किनारे में नाला, स्ट्रीट लाइट एवं शौचालय, बस स्टैंड का मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री राकेश रंजन। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिहिया प्रखंड में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु घर से काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अतः बिहिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री इंद्रदेव सिंह। अध्यक्ष महोदय,
सिवान जिला अंतर्गत पचरुखी में पूर्व से चीनी मिल चल रहा था, जो अभी बंद पड़ा हुआ है। अतः पचरुखी चीनी मिल को पुनः चालू कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के फलका प्रखंड अंतर्गत हथवाड़ा में बरंडी नदी के कटाव से प्रतिवर्ष लगभग 100 एकड़ उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। कोलवा बालू टोल एवं 2 आदिवासी बस्तियों का लगभग 50% हिस्सा कटाव के चपेट में आ चुका है। अतः कटाव रोकने हेतु अस्थायी सुरक्षा कार्य की मांग करती हूँ। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के बिजली वितरण कंपनी में सबसे ज़्यादा जोखिम उठाकर कार्य करने वाले मानव बल को निजी ठेकेदारों से मुक्त कर सीधी भर्ती की जाए तथा कार्य के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों की नौकरी एवं सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग मैं सरकार से करती हूं। प्रोफेसर नागेंद्र राउत। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत मरहा नदी जो बेलहिया, रधाउर, मुजलिया, शंकरपुर एवं अन्य चौर से गुजरती है, नदी में अत्यधिक गाद बालू होने के कारण पानी का फैलाव 12 महीने रहने से हजारों एकड़ भूमि में खेती नहीं होने से किसान बहुत ही परेशान है। पानी के बहाव को रोकने के लिए, फैलाव को रोकने के लिए नदी की उड़ाही एवं तटबंध का निर्माण मैं सरकार से करता हूं। श्रीमती छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा विधानसभा के हजारों वृद्धों की उंगलियों के निशान घिसने और वृद्धावस्था होने से आइरिस स्कैन नहीं होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस तकनीकी बाधा से उनका जीवन प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और महीनों से पेंशन बंद है। मेरी मांग सरकार से है कि भौतिक सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था कर पेंशन चालू कराने की मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद। श्री आनंद मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला उप विकास आयुक्त के प्रशिक्षण में चले जाने के कारण जिला परिषद मध्य षष्ठम एवं 15वीं वित्त की राशि निकासी नहीं होने से पूर्व की भांति इस वर्ष भी विकास कार्य बाधित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही राशि निकासी कराकर कार्य संपूर्ण कराने की मांग मैं सदन के माध्यम से रखता हूं। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के बेलाव स्थित स्टेडियम में जमीन समतल नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के खेल खेलने में काफ़ी कठिनाई होती है। अतः उक्त स्टेडियम को समतल कराने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य रोहित पांडे जी, शून्यकाल का जो सभी सदस्य जान जाएं 50 शब्द में देना है। आपने 88 शब्द में दिया है, उसके बाद आगे से गलती नहीं हो, ख्याल आप पढ़िए। जी अध्यक्ष महोदय, आगे से ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर सहित पूरे राज्य में सूखा नशा गंभीर संकट बन गया है। किशोर एवं युवा इसमें ब्राउन शुगर एवं नशीली गोलियों एवं कफ सिरप की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य एवं सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। इसके कारण आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि विशेष टास्क फोर्स का गठन कर सघन अभियान चलाया जाए और अवैध नशा कारोबार पर ठोस कार्रवाई की जाए एवं व्यापक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जाए। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फुलहारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय फुलहारा अनुसूचित जाति भवन के लिए जमीन उपलब्ध है। अंचल से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। उक्त भूमि पर विद्यालय भवन बनवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती देवंती यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फॉरबिसगंज स्थित बियाडा में निर्मित स्टार्स फैक्ट्री, जो कि मक्का आधारित क्षेत्र में स्थित है, 2013 में बना था, परंतु आज तक चालू नहीं हुआ है। वहां के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए स्टार्स फैक्ट्री को
यथाशीघ्र चालू कराने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री नागेंद्र चंद्रवंशी। अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत 211 नोखा विधानसभा सहित पूरे जिले में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी होना गंभीर विषय है, क्योंकि एंटी रेबीज जैसे बीमारी का समय पर वैक्सीन नहीं लगना जानलेवा हो सकता है। अतः एंटी रेबीज वैक्सीन तत्काल उपलब्ध कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया विधानसभा में के कल्याणपुर और संग्रामपुर प्रखंड में ITI कॉलेज बच्चों की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिला के बरौली थाना अंतर्गत ग्राम बलहा निवासी 2 बच्चे विकास कुमार 13 वर्ष एवं रिहान अली 12 वर्ष दिनांक 6/2/26 के सुबह से लापता हैं, जिसका बरौली थाना केस नंबर 44/26 दर्ज है, को अतिशीघ्र बरामदगी की मांग सरकार से करता हूं। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया प्रमंडल में छात्र छात्राओं को बीएड की डिग्री प्राप्त करने हेतु कोई भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, जिससे उक्त प्रमंडल के गरीब छात्र छात्राएं उक्त डिग्री प्राप्त करने से वंचित है। प्राइवेट कॉलेज में बच्चों का 1,60,000 रुपया देना पड़ता है। अतः सरकारी बीएड कॉलेज अररिया में खोलने की मांग करता हूं। श्री कलाधर प्रसाद मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली प्रखंड के नाथपुर पंचायत बिल्कुल ही सुदूर बाढ़ प्रभावित एवं अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कन्या उच्च विद्यालय बनवाने की कृपा कीजिए। श्री मुरारी पासवान। विद्यालय के लिए 8 एकड़ भूमि भी उपलब्ध है। श्री मुरारी पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैती प्रखंड में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के क्रम में आवासीय पहाड़िया जनजाति के 100 घर एवं उसका कब्रिस्तान परियोजना में चला गया है। उन्हें अन्य स्थानों पर चिन्हित कर पुनर्स्थापित करते हुए कब्रिस्तान का भी भूमि उपलब्ध कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत पालीगंज प्रखंड में डीह पाली से लेकर खपुरा और लालगंज सेहरा होते हुए लक्ष्मी टोला तक के पईन की उड़ाही नहीं होने से हजारों एकड़ की खेती जल जमाव के कारण बर्बाद हो रही है। अतः सरकार से तत्काल डीह पाली से लक्ष्मी टोला तक के पईन की उड़ाही की मांग करता हूं। श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड मोहनपुर पंचायत लखईपुर के द्वारी में तथा पंचायत बुंगार के लथुआ चनहुआ जागीर में पावर ग्रिड का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। घटिया सामग्री लगाई जा रही। समुचित जांच कर पदाधिकारी एवं संवेदक पर सदन से उचित कार्रवाई की मांग करती हूँ। श्री अरुण सिंह। महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत काराकाट प्रखंड से इटढ़िया ग्राम में काव नदी पर फाल में लगे फाटक सड़ चुके हैं, जो पानी रोकने में सक्षम नहीं है। उक्त फाल में लगे फाटकों के जीर्णोद्धार मरम्मती कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ। श्री जनक सिंह। महोदय, सड़क दुर्घटना को देखते हुए शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि सारण जिला अंतर्गत SH 90 साढ़ा कृषि बाजार छपरा से मशरक को 2 लेन से सड़क से 4 लेन में चौड़ीकरण तथा दिघवारा भेल्दी अमनौर तरैया सिमरी SH 104 और सिवान मशरक
बसंतपुर तरैया मरहौरा सीतलपुर SH 73 को 2 लैंड विथ फेवर्ड शोल्डर के रूप में उन्नयन करने से सड़क दुर्घटना में कमी, आम लोगों के जीवन यापन तथा व्यापार में सुविधा हेतु स्वीकृत करावें। श्री समृद्ध वर्मा। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र सिकटा में स्थित धुताहा मठ एक महान और प्राचीन धार्मिक धरोहर है। नेपाल सीमा के निकट होने के कारण इस मठ का सांस्कृतिक महत्व अत्यंत अधिक है। मैं मांग करता हूं कि इस मठ का एक सरकारी सर्वे कराया जाए और इसे एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इससे क्षेत्र की गरिमा और पहचान और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण को प्रारंभ समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल रहमान सूचना को पढ़ें। विभाग को जाएगा, चिंता मत कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से सीमांचल क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण ग्राउंड लेवल वाटर में आर्सेनिक और यूरेनियम की अधिक मात्रा भी है। विशेषकर माउथ, ब्रेस्ट और लीवर कैंसर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विगत दिनों महावीर कैंसर संस्थान पटना की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो रही है। बिहार में सर्वाधिक कैंसर मरीज सीमांचल के जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल से हैं, जो चिंता का कारण बना है। अतः सीमांचल में कैंसर अस्पताल स्थापित करने तथा बढ़ती हुई कैंसर रोगियों के संबंध में विशेष शोध कराने, आर्सेनिक अगर यूरेनियम जैसी घातक धातु से करोड़ों की जनसंख्या को बचाने एवं के लिए इसे क्षेत्र या आपदा मानकर पीड़ितों को सरकारी स्तर से मुफ्त इलाज कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में कैंसर मरीजों के समुचित इलाज हेतु सरकार द्वारा चिकित्सकीय व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 23/5/2025 के द्वारा बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में कैंसर रोग की रोकथाम, समुचित इलाज, दीर्घकालिक प्रबंधन एवं कैंसर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। साथ ही महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र पटना तथा पटना द्वारा यूरेनियम संबंधी शोध भी किए गए हैं। राज्य में कैंसर रोग के स्क्रीनिंग एवं कीमोथेरेपी की सुविधाएं आम जनमानस को सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर एवं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मध्य द्विपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया, जिसके तहत तीनों प्रकार के सामान्य कैंसर, मुंह, स्तन एवं गर्भाशय की स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच एवं उसके बचाव हेतु आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। आर्सेनिक एवं यूरेनियम संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु IGIMS पटना स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स पटना, HBCH एंड RC मुजफ्फरपुर एवं महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समन्वय करते हुए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। सरकार द्वारा सीमांचल क्षेत्र के सभी जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल में कैंसर स्क्रीनिंग, डे केयर कैंसर सेंटर, पॉलीएक्टिव केयर, बायोप्सी तथा कीमोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सभी जिलों में कोल्पोस्कोपी मशीन भी कैंसर जांच के लिए लगाई गई है। इन केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क परामर्श, जांच तथा कैंसर की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की पहचान एवं उपचार को सुदृढ़ करने हेतु नियमित स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक की अवधि में इस क्षेत्र के विभिन्न जिलों में की गई प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग तथा डे केयर संबंधित विवरण निम्नवत है। ओरल स्क्रीनिंग अररिया में 68,700, कटिहार में 71,667,
किशनगंज में 75,771, पूर्णिया में 90,890, सुपौल में 83,030। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अररिया 29,646, कटिहार 28,315, किशनगंज 25,308, पूर्णिया 32,730, सुपौल 46,509। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जिसे हम गर्भाशय का कैंसर कहते हैं महोदय, अररिया 5,189, कटिहार 4,111, किशनगंज 4,175, पूर्णिया 7,453, सुपौल 7,208। इसमें से जो कंफर्म केसेज आए महोदय, अररिया में 74 केस कंफर्म आया टोटल, कटिहार में 103, किशनगंज में 71, पूर्णिया में 323 और सुपौल में 75। महोदय जो डे केयर डाटा है उसमें भी मैं पढ़ देना चाहता हूं। डे केयर प्रोसीजर होता है, वहां पे डे केयर ओपीडी, ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, अदर सबके होते हैं। और पूर्णिया जिले में डे केयर प्रोसीजर 686 हुआ, ओपीडी ओरल 635 हुआ, ब्रेस्ट ओपीडी 722 हुआ, सर्वाइकल का ओपीडी 95 हुआ, वैसे ही अदर्स डे केयर ओपीडी 964 हुआ और कीमोथेरेपी 457 लोगों की कराई गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2026 तक की अवधि में सीमांचल क्षेत्र के उपयुक्त वर्णित जिलों में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल में कुल 22,217 कैंसर मरीजों के इलाज हेतु कुल 58,10,35,800 रुपया व्यय किया गया है महोदय। सीमांचल क्षेत्र के इन जिलों के कैंसर मरीजों को जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से दी गई सहायता राशि एवं मरीजों की संख्या का जिलावार विवरण निम्नवत है। पहले जो मैंने बताया महोदय वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का था। ये जो है ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से है जो यहाँ पट्टा से दी जाती है। अररिया में 2049 मरीजों को 13,85,75,000 रुपए दिए गए। कटिहार में 1945 मरीजों को 13,70,000 रुपए दिए गए। किशनगंज में 938 मरीजों को 6,14,29,000 रुपए दिए गए। पूर्णिया में 2,407 मरीजों को 16,27,90,000 रुपए दिए गए। सुपौल में 2,309 मरीजों को 16,11,60,000 रुपए दिए गए। कुल संख्या 9,648 है महोदय और 65,40,24,000 रुपए इन 5 जिलों के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से दिया गया है महोदय। तो मैंने विस्तार से माननीय सदस्य को बताया है कि उस सीमांचल के क्षेत्र में कैंसर के मरीजों के लिए किस प्रकार से सरकार काम कर रही है और सभी जिलों में जो माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जांच हो, स्क्रीनिंग हो, ट्रीटमेंट हो, ये सभी जिलों में जो हो रहा है उसका भी विस्तार से मैंने डाटा बताया है कि कहां कितना हुआ है। और माननीय सदस्य को जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ सुझाव माननीय सदस्य और सेवा को बेहतर करने के लिए देंगे तो मैं उनके उस सुझाव का स्वागत करूंगा और उसका अनुपालन करने का प्रयास करूंगा। सर, बड़ा आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि बहुत ही विस्तार पूर्वक उसने जवाब दिया है और इस चिंता का भी जिक्र किया है कि सीमांचल के क्षेत्र में मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये स्क्रीनिंग वगैरह का काम वहाँ पर करा रहे हैं। हालांकि सीमांचल में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए लोग यहाँ पर महावीर आते हैं, आईजीएमएस आते हैं या टाटा जाते हैं। सर मैं ये कहता हूँ सर, 2 चीजें हैं सर। एक है लगी हुई आग को बुझाना और दूसरी बात है आग लगने नहीं देना। तो हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी हो रही है, उसकी इलाज तो ये करा रहे हैं। कैंसर की बीमारी न हो और कैंसर की बीमारी क्यों हो रही है इस पर एक शोध कराया जाए सर। चूंकि सर वहां CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक सर वहां पर आयरन की मात्रा जो 634 सैंपल लिए गए सर उसमें 15 ppm है सर, कहीं 30 ppm है सर। यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर और महावीर कैंसर का एक ज्वाइंट रिसर्च हुआ सर। यूरेनियम के कारण किडनी, थायराइड, बोन न्यूरो, डिप्रेशन और ब्लड कैंसर की बीमारी बढ़ रही है सर। इनका ज्वाइंट रिसर्च हुआ सर और सर उसमें भी उस इलाके को आगे बताया गया सर। बीबीसी के अनुसार सर बिहार के 6 जिलों के दूध पिलाने वाली महिलाओं के 35 सैंपल लिए गए सर
और NIPER नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च सुझाव जो दीजिए अपना। है सर वैशाली में, उसका टेस्ट हुआ सर। सुन के हैरत होगी सर कि 35 दूध पिलाने वाली औरतों के दूध में सर 70% बच्चों के में यूरेनियम उनके खून में पाया गया सर। और सबसे ज्यादा सर यूरेनियम की जो मात्रा थी सर वो जीरो से लेकर सर 5.25 तक सर, और 5.25 यूरेनियम पाया गया सर वो कटिहार की महिला के दूध पिलाने वाले बच्चे पर सर। तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है सर। इसलिए हमारी साफ मामले मंत्री का हम ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि वहां आपदा है, गरीब है, वहां से आता है सर। हमारे यहाँ चलिए सर, पूरे सीमांचल के क्षेत्र के सर हमारे यहाँ पेशेंट भरा रहता है सर। एक मिनट सर, 10 में से सर 20 में से 10 पेशेंट कैंसर का है सर। तो हम ये चाहते हैं सर, वो गरीब क्षेत्र है, दूर है, 400-500 किलोमीटर की दूर पर सर, तो वहां पर महावीर के तरह या भाभा को जिस तरह से इसने साइन किया है उस तरह का एक शोध संस्था और एक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल कायम करने का अगर कृपा करें सर तो बड़ी मेहरबानी होगी वहां गरीब के लिए सर। माननीय सदस्य मैंने अपने जवाब में लिखा है कि आर्सेनिक एवं यूरेनियम संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु IGIMS पटना स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स पटना और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर और महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समन्वय करते हुए एक कोर ग्रुप का गठन